मैं हूँ माइकल डिसेंटा। वैसे तो डिसेंटा मेरा असली सरनेम नहीं है, लेकिन अपनी शांति के लिए मुझे ये सरनेम लगाना पड़ रहा है। मैं एक छोटा मोटा गैंगस्टर हूँ और अपनी गैंगस्टर लाइफ को छोड़ने के लिए मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ, अपना नाम बदल कर, अपना भेष बदल कर। इसीलिए मुझे डिसेंटा सरनेम रखना पड़ रहा है। तो क्या आप मेरी ये कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलो चलते हैं हमारी इस कहानी के सफ़र पर। ये शुरू होती है नॉर्थ यंगटन की एक बैंक रॉबरी में, जहां मैं और मेरे दो दोस्त मिलकर बैंक लूट रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक गैंगस्टर हूं और छोटी मोटी चोरियां करता हूं। मेरी इस बैंक रॉबरी में मेरा साथ मेरे दो दोस्त भी दे रहे थे, जिनका नाम था ट्रेवर और ब्रैड। हालांकि ब्रैड मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो हमारी इस टीम का पार्टनर था। तो एक काफ़ी बड़े धमाके के बाद हम उन पैसों तक पहुँच जाते हैं और हम कैसे न कैसे करके उन पैसों को चुरा लेते हैं। मैं उन पैसों को भर कर बाहर निकल ही रहा होता हूँ कि बाहर एक बंदा मेरे सर पर गन रख देता है। तभी कैसे न करके ट्रेवर मेरी जान बचा लेता है, उस बंदे को शूट कर देता है। हमारी इस रॉबरी का प्लान लगभग पूरा हो चुका था। हम वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे कि वहाँ पर तुरंत पुलिस का हमला हो जाता है। पुलिस हमारा बाहर इंतज़ार कर रही होती है। हम तीनों मिलकर पुलिस को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे न कैसे करके वहाँ से हम भाग निकलते हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं, हमारे साथ एक ड्राइवर भी होता है। वो अपनी गाड़ी को भगा ही रहे होते हैं हमारे पीछे, फिर भी अभी भी पुलिस पड़ी हुई होती है। इस बीच गाड़ी के अंदर मैं और मेरे दोस्त मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन कितने पैसे रखेगा। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी के ड्राइवर को गोली लग जाती है। मैं उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर धकेल देता हूँ और गाड़ी मैं ड्राइव करने लग जाता हूँ। ड्राइवर उन पुलिस वालों को गोली से शूट कर कर उनका एक्सीडेंट करवा देता है एंड हम वहाँ से भाग निकलने ही वाले होते हैं। मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ स्पीड में चला रहा होता हूँ। अचानक से आगे जाके हमारी इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन के साथ। ये एक काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था एंड इस एक्सीडेंट से सभी जिंदा बच गए। हमारी गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, तो हम पैदल भागने की कोशिश करते हैं। तीनों भाग ही रहे होते हैं कि ब्रैड के पैर में गोली लग जाती है। मैं ब्रैड को बचाने के लिए रुकता हूँ कि मेरे भी गोली लग जाती है एंड ब्रैड की वहाँ पर स्पॉट डेथ हो जाती है। ड्राइवर के पास वहाँ से भागने के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ड्राइवर पुलिस वालों को शूट कर कर वहाँ से कैसे न कैसे करके भागने की कोशिश करता है और वहाँ से बचकर भाग निकलता है। इस इंसिडेंट के बाद सबको लगता है कि मैं मर चुका हूँ एंड उसी के ही अगले दिन सब लोग मेरे फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत तो ये होती है कि मैं जिंदा होता हूँ। मैं पीछे से छुपकर सब कुछ देख रहा होता हूँ एंड मैंने अपनी लाश की जगह ब्रैड की लाश अपनी फ्यूनरल की जगह पर रख दी थी। को यही लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ। यहाँ तक कि ड्राइवर भी यही सोच रहा था कि मैं मर चुका हूँ। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट डे पर। हकीकत तो ये है कि उस दिन पुलिस को मैंने ही बुलाया था। ये सब मेरा ही प्लान था। डेव नॉर्टन, जो कि एक FIB का एजेंट है, वो मेरे साथ मिला हुआ था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम ट्रेवर को पकड़वा देते हो तो वो मेरे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड डिलीट कर देगा और लॉस सैंटोस में मुझे छुपकर रहने के लिए रहना पड़ेगा, एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ। मैंने उसकी मदद करी थी। मेरी फैमिली भी ट्रेवर को पसंद नहीं करती थी और अब मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ। मेरी फैमिली के साथ कुछ खास संबंध नहीं है। मेरी फैमिली का यही मानना है कि उन्हें मुझसे खतरा है। मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। एंड फाइनली अब मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। और लॉस सैंटोस में मेरे कुछ दोस्त भी हैं, फ्रैंकलिन और लम्हार। फ्रैंकलिन और लमार देखा जाए तो छोटे मोटे गैंगस्टर हैं, जो कि सड़क पे से लोगों को लूटते हैं, गाड़ियाँ चुराते हैं और उन्हें एक गैरेज में जाके बेचते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, फ्रैंकलिन एक छोटा मोटा गैंगस्टर है। फ्रैंकलिन गाड़ियों की चोरी करता है और एक गैरेज ओनर को जाके बेच देता है। एक दिन फ्रैंकलिन के उस गैरेज ओनर ने माइकल के घर पर गाड़ी चोरी करने के लिए बोला एंड फ्रैंकलिन तब मेरे बारे में इतना नहीं जानता था। तो फ्रैंकलिन गैरेज ओनर को हाँ बोलकर मेरे घर पे गाड़ी चुराने आ जाता है। फ्रैंकलिन चोरी छुपे मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो एक विंडो के थ्रू मेरे घर के अंदर घुस भी जाता है एंड फिर फ्रैंकलिन चोरी छुपे मेरे गैरेज तक घुसने की कोशिश करता है। धीरे धीरे करके फ्रैंकलिन मेरी गाड़ी चुरा भी लेता है और मेरी गाड़ी लेके बाहर निकल चुका होता है। फ्रैंकलिन जब अपनी गाड़ी को सड़क पे आधे रास्ते में लेकर पहुंच चुका था, तब मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा होता हूं छुपकर। मैं फ्रैंकलिन के सर पर गोली रख देता हूं और उससे बोलता हूं कि तुम मेरी ये गाड़ी क्यों चुरा रहे हो। फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फ्रैंकलिन मुझे सब सच बता देता है कि उसे ये ऑर्डर मिला है गाड़ी की चोरी करने का एंड मैं भी समझ चुका होता हूँ
कि इसमें फ्रैंकलिन की कोई गलती नहीं है, फ्रैंकलिन तो नॉर्मल चोरियाँ करता है। फ्रैंकलिन को बोलता हूँ कि गाड़ी को गैरेज के पास लेकर जाओ और गैरेज ओनर का कांच तोड़ दो। फ्रैंकलिन गाड़ी को बहुत स्पीड में भगाकर उस गैरेज का कांच तोड़ देता है। गैरेज का ओनर काफ़ी गुस्से में बाहर आता है एंड वो मुझसे लड़ने लग जाता है। इस दिन मैं फ्रैंकलिन से पहली बार मिला था। उस दिन मैंने फ्रैंकलिन को अपने साथ काम करने को कहा था। मुझे लगा था फ्रैंकलिन एक काफ़ी अच्छा गैंगस्टर है और आने वाले समय में वो मेरी चोरियों में मदद करेगा। इस इंसिडेंट के अगले दिन फ्रैंकलिन मेरे घर मुझसे मिलने आता है। हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मुझे मेरे बेटे जिमी का फ़ोन आता है। जिमी फ़ोन पर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जिमी मुझसे कहता है कि डैड मेरे को किडनैप कर लिया गया है एंड मैं भी उस समय काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। मैं फ्रैंकलिन से मेरी मदद करने को कहता हूँ। मैं और फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठ के उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर जिमी को किडनैप किया गया है। जिमी मुझे फ़ोन पर कहता है कि वो बोट में था और उसकी बोट को कुछ लोग एक ट्रक में उठा के लेके जा रहे हैं एंड थोड़े समय बाद हमें वो ट्रक भी दिख जाता है। वो गैंगस्टर लोग काफ़ी तेज़ स्पीड में चला रहे थे एंड जिमी को काफ़ी ज़्यादा खतरा था, लेकिन कैसे ना कैसे करके हम अपनी गाड़ी को तेज़ भगाकर उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। फ्रैंकलिन छलांग मारकर बोट के ऊपर चढ़ता है और सारे गैंगस्टर्स से लड़ने लग जाता है। उस दिन फ्रैंकलिन ने मेरी काफ़ी मदद की थी एंड हम जिमी को बचा लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मेरी और फ्रैंकलिन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद मेरी अमांडा के टेनिस कोच के साथ फाइट हो जाती है। मैं और फ्रैंकलिन अमांडा के टेनिस कोच का पीछा करते करते उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो किसी और के घर में घुस जाता है। मुझे नहीं पता था कि वो किसका घर है। उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। मैंने गुस्से में आकर उस बंदे का घर गिरा दिया। उस बंदे का घर गिराकर जब मैं और फ्रैंकलिन वापस आ रहे होते हैं, हमारे घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद हमारे घर पर एक गैंगस्टर आता है। वो गैंगस्टर लॉस सैंटोस का बिलियनर है। वो आता है और काफ़ी बुरी तरीके से मुझे मारने लग जाता है एंड फिर मेरे को पता चलता है कि हमने जिस बंदे का घर गिराया है वो टेनिस कोच का घर नहीं, वो बल्कि एक बिलियनर का घर है, मार्टिन मद्राज़ो। इस तरीके से मेरी और मार्टिन मद्राज़ो की दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। मार्टिन मद्राज़ो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें अब से जो जो काम बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मेरे सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। और इस समय हमारे पास इतने पैसे थे भी नहीं। इस तरीके से मेरा एक सबसे बड़ा दुश्मन लॉस सैंटोस में बन जाता है, मार्टिन मद्राज़ो। कल मार्टिन मद्राज़ो का घर गिराने के बाद मैं अपने घर वापस आकर थोड़ी देर टीवी देखने बैठ जाता हूँ। मैं टीवी देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे पीछे से बार बार जिम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है एंड काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद मैं जिम्मी के रूम में जाता हूँ। मुझे उस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। मैं जिम्मी पे चिल्लाना शुरू कर देता हूँ और जिम्मी और मेरे बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं चेयर उठाकर उसका टीवी तोड़ देता हूँ और जिम्मी मुझ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। कुछ समय बाद जिम्मी रोने लग जाता है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं जिम्मी से कहता हूँ चलो थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन जिम्मी अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। मैं कैसे न कैसे करके जिम्मी को अपने साथ साइकिल चलाने ले जाता हूँ एंड हम दोनों कार से एक बीच पर पहुंचकर वहाँ पे साइकिलिंग करने लग जाते हैं। मैं और जिम्मी रेस लगाना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद जिम्मी मुझे बताता है कि ट्रेसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ याच पर घूम रही है और ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं पानी में छलांग मारता हूँ और उस याच तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और मैं याच पर जाकर ट्रेसी पे चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। ट्रेसी का एक दोस्त मुझे फूल बोलना शुरू कर देता है। ट्रेसी के दोस्त मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं। ट्रेसी के एक दोस्त को पानी में धकेल देता हूँ और ट्रेसी को वहाँ से ले जाता हूँ। ट्रेसी के दोस्त मेरे पीछे पड़ जाते हैं और गुस्से में आकर मैं ट्रेसी के दोस्तों को फायर करना स्टार्ट कर देता हूँ और फिर बीच पर पहुँचकर ट्रेसी और जिम्मी दोनों मुझ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। दोनों मुझसे कहते हैं आपने आज का मेरा दिन ये ख़राब कर दिया। शायद मेरे गुस्से के कारण मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। इस इंसिडेंट के बाद मैं अपने एक दोस्त लेस्टर से मिलने जाता हूँ। लेस्टर एक काफ़ी बड़ा हैकर है। लेस्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। लेस्टर मुझे बताता है कि वो एक लाइफ इन्वेडर नाम की कंपनी में काम करता था, लेकिन इस कंपनी ने इसे निकाल दिया। लेस्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और लेस्टर उनसे बदला लेना चाहता है। लेस्टर मुझे उसकी मदद करने को कहता है। लेस्टर मुझे बताता है कि ये कंपनी एक फ़ोन लॉन्च करने जा रही है जिसका आज लॉन्च इवेंट है। लेस्टर मुझसे कहता है कि तुम चोरी छुपे इनकी कंपनी में जाओ और जाकर
कैसे भी कर इनके इस फ़ोन के अंदर एक चिप डाल दो एंड इस चिप को डालने के बाद ये फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। मैं लेस्टर की मदद करने के लिए हाँ बोल देता हूँ और मैं निकल पड़ता हूँ एक शॉप पर जहाँ पर मैं अपना गेटअप चेंज करता हूँ। शॉप पे पहुँचकर मैं अपना गेटअप चेंज कर लेता हूँ। अब मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते लाइफ इन्वेडर कंपनी के पास पहुँच जाता हूँ। लेस्टर मुझे बताता है कि बाहर तुमसे मिलने एक बंदा आएगा, तुम बस एक ऐसी एक्टिंग करना कि तुम इस कंपनी के ही मेंबर हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस बंदे को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और वो बंदा मुझे अंदर लेके चला गया। मैं उस बंदे का पीछा करते करते उस ऑफिस तक पहुँच जाता हूँ एंड अचानक से छुपके से जब किसी को पता नहीं चलता मैं एक रूम में जाकर उस फ़ोन के अंदर वो चिप डाल देता हूँ। फ़ोन के अंदर चिप डालने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ और किसी को भी मुझ पर शक नहीं होता। लेस्टर मुझे बताता है कि ये इवेंट लाइव होने वाला है, तुम जल्दी से जल्दी घर पहुँचो और घर पहुँचने के बाद इस लाइव इवेंट में तुम एक कॉल करना और कॉल करने के बाद ये फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचता हूं। घर पहुंचने के बाद मैं देखता हूं ट्रेसी टीवी देख रही है। मैं ट्रेसी को वहां से भगा देता हूं और मैं टीवी देखने लग जाता हूं। टीवी पर लाइव इवेंट चल रहा होता है। मैं इस लाइव इवेंट के बीच में कॉल करता हूं और वो बंदा कॉल उठा लेता है एंड उसी समय मैं उस फ़ोन को ब्लास्ट कर देता हूँ और इसी के साथ लेस्टर का बदला पूरा हो जाता है। कल जब मैं उस फ़ोन को ब्लास्ट कर देता हूँ तब उसके बाद मुझे लेस्टर का कॉल आता है और लेस्टर मुझे बुलाता है। मैं लेस्टर के पास पहुँचता हूँ और लेस्टर मुझे बताता है कि उसके पास एक नया रॉबरी का प्लान है। लेस्टर मुझसे कहता है कि इस रॉबरी के प्लान में सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। लेस्टर मुझसे कहता है कि तुम्हें इस रॉबरी की फील्ड में दोबारा से आ जाना चाहिए। फिर लेस्टर मुझसे कहता है कि बाकी का प्लान मैं तुम्हें उस जगह पे पहुँचकर बताऊँगा। हम दोनों गाड़ी में बैठकर उस जगह पर पहुँचते हैं। लेस्टर मुझसे कहता है कि तुम वहाँ पर पहुँचो और पहुँचने के बाद ऐसी एक्टिंग करना जैसे कि तुम्हें वहाँ से कुछ सामान खरीदना है और वहाँ जाकर सारी फ़ोटोज़ को खींच लेना जिससे कि लेस्टर वहाँ के सारे कैमरास को हैक कर लेगा। एंड फाइनली मैं शॉप के अंदर चला जाता हूँ। अंदर पहुँचने के बाद मैं पूरी ऐसी एक्टिंग करता हूँ जैसे कि मुझे यहाँ से कुछ सामान खरीदना है और मैं चोरी छुपे धीरे धीरे करके वहाँ के सारे कैमरास की फ़ोटोज़ खींचना स्टार्ट कर देता हूँ। लेस्टर इस ज्वेलरी शॉप के एक एक कोने की फ़ोटो चाहता था जहाँ से हम भाग सकें और जहाँ पर कोई भी पासकोड हो। वहाँ पर किसी को भी मेरे पर शक नहीं होता और मैं वहाँ के एक मैनेजर के पास जाकर ऐसी एक्टिंग करता हूँ जैसे कि मुझे यहाँ से कुछ सामान खरीदना है। फिर मैं उस सारी जगह की फ़ोटो खींचने के बाद उस शॉप से बाहर चला जाता हूँ। लेस्टर मुझसे कहता है कि तुम उस जगह की काफ़ी पास बिल्डिंग में जाकर फ़ोटोज़ कैप्चर करो ताकि लेस्टर वहाँ पे हमारे भागने का प्लान भी बना सके। मैं एक बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ जाता हूँ और उस टॉप पर चढ़ने के बाद मैं वहाँ के सारे सीन्स की फ़ोटो खींचना लग जाता हूँ। ये सब करने के बाद मैं और लेस्टर उसके सीक्रेट बेस पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद लेस्टर मुझे कुछ लोगों की फ़ोटोज़ दिखाता है और मुझसे कहता है कि इस रॉबरी में हमारे साथ ये लोग होने वाले हैं। लेस्टर मुझसे कहता है कि तुम अपनी तरफ से भी किसी को ले आना। इसके बाद मैं फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ और उसको अपने इस प्लान में शामिल कर लेता हूँ। इसके अगले दिन हम लेस्टर के सीक्रेट बेस पर पहुँचते हैं। वहाँ पर लेस्टर हमें ये सारा प्लान समझा रहा होता है और मैं भी इन न्यू मेंबर्स को चेक कर रहा होता हूँ और इसके बाद हम सब निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम बिना वक्त गवाए जल्दी से जल्दी अपनी गन्स लेकर ज्वेलरी शॉप के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हम वहाँ से सारा सोना चुराने की कोशिश करते हैं। एक करके सारी ज्वेलरीज को उठाना शुरू कर देते हैं। हमें ये सारी ज्वेलरीज को चुराकर जल्दी से जल्दी भागना था क्योंकि किसी भी समय पुलिस आ सकती थी। फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद हम एक बंदे की बाइक छीन के यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये चोरी एक बहुत बड़ी चोरी थी, इसी वजह से हमारे पीछे उसकी काफ़ी ज़्यादा पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है। हम अपनी बाइक को एक गुफा के अंदर ले जाते हैं कि बाहर ही हमारा पुलिस इंतज़ार कर रही होती है। हम कैसे न कैसे करके अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी इन पुलिस वालों से भगाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद हम पुलिस वालों से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं और इसी वजह से पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाती और इसी के साथ ही हमारा ये रॉबरी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। कौन कितने पैसे रखेगा हम ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं और यार सच में फ्रैंकलिन ने इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। कल रॉबरी का प्लान सक्सेसफुल होने के बाद मैं और फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा खुश थे और साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक से डेव नॉर्टन आता है जिसने स्टार्टिंग में मुझे घर दिलवाया था। डेव नॉर्टन मुझसे कहता है कि तुम्हें ये रॉबरी नहीं करनी चाहिए थी। वो बताता है कि ये रॉबरी इतनी बड़ी थी कि इसकी न्यूज़ बार बार टीवी पर आ रही है। डेव नॉर्टन टीवी स्टार्ट करता है और हमें वो न्यूज़ दिखाता है। डेव नॉर्टन कहता है कि इस रॉबरी से ट्रेवर को तुम पर शक हो सकता है,
और डेव नॉर्टन का शक बिल्कुल सही था। ट्रेवर भी उस समय टीवी देख रहा होता है। ट्रेवर को शक होता है कि माइकल अभी भी जिंदा है, क्योंकि ये रॉबरी माइकल के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ट्रेवर एक एजेंट को मेरे बारे में पता करवाने को बोलता है और ट्रेवर अपने एजेंट्स के थ्रू पता लगाकर मेरे घर पर पहुंच जाता है। ट्रेवर मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और मैं भी ट्रेवर को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ। हम दोनों पूरे 9 साल बाद मिल रहे होते हैं। ट्रेवर को लगता था कि मैं मर चुका हूँ। इसके बाद मैं ट्रेवर को सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ट्रेवर मुझसे पूछता है कि ट्रेसी कहाँ पर है। जिमी बताता है कि ट्रेसी फेम एंड शेम शो में गई है। ट्रेसी इस शो में डांस ऑडिशन दे रही है। सुनकर माइकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और माइकल ट्रेवर के साथ निकल पड़ता है ट्रेसी को लेने। जिमी बताता है कि ये शो मेज बैंक अरीना में हो रहा है। मैं और ट्रेवर जल्दी से जल्दी मेज बैंक अरीना में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद हम लोगों से इस शो के बारे में पूछते हैं, लेकिन ट्रेवर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। ट्रेवर सबको मारना शुरू कर देता है। फिर मैं और ट्रेवर इस शो के सेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पे ये लोग ट्रेसी को डांस करने को बोलते हैं एंड माइकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। माइकल गुस्से में आकर इस शो के जजेस को मारना स्टार्ट कर देता है और इस शो का एक जज भागना शुरू कर देता है। मैं और ट्रेवर उस शो के जज का पीछा करते हैं। हम दोनों ट्रक में बैठते हैं और उस बंदे का पीछा करने लग जाते हैं। फिर फाइनली एक जगह पे जाकर वो बंदा रुक जाता है और वहां जाकर मैं और माइकल उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। ट्रेवर मुझसे बोलता है कि अब हम इसकी वीडियो बनाएंगे। ट्रेवर उसको उस समय पैंट उतारने को बोलता है और ट्रेवर अपना फ़ोन निकाल कर शूटिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मैं और ट्रेवर हम दोनों मिलकर इसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं और उसके बाद हम उसे वहाँ से भगा देते हैं और इसके बाद हम दोनों घर चले जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।